गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था और मैंने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस का, अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देता है एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है आयनाइज नहीं होता और अपने आयन का टेस्ट नहीं देता है। डबल सॉल्ट का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है। एक्वस स्टेट में डबल सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एक्वस स्टेट में डबल सॉल्ट होता है, आयनाइज होता है, उसके इंडिविजुअल आयन एक साथ नहीं रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाद। आगे मैंने यहाँ पे आज हेडिंग लिया है टाइप्स ऑफ, मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्दर दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करूंगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की। परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस हम किसको बोलेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस आप उसको बोलते हो जहां पे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। तो जहां पे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वैसे कॉम्प्लेक्सेस का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है नेग्लिजिबल होता है, और वैसे कॉम्प्लेक्सेस अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट परफॉर्म नहीं कराते। और वे कॉम्प्लेक्सेस जो अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। और वे कॉम्प्लेक्सेस जो एप्रिशिएबली आयनाइज हो जाए और किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के टुवर्ड्स अपने आयन का टेस्ट देगा, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें से मैं फर्स्ट बात करने जा रहा हूं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे किसको? ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं कि these complexes are stable enough. These complexes are stable enough due to strong interaction. These complexes are stable enough due to a strong interaction between central metal atom and ligand. Due to strong interaction between central metal atom and ligand. And these complexes having negligible degree of ionization in the aqueous solution. These complexes having negligible degree of ionization in the aqueous solution and will not give characteristics analytical test of all the ions in the aqueous solution. These complexes are stable enough due to strong interaction between central metal atom and ligand, and these complexes having negligible degree of ionization in the aqueous solution and will not give characteristics analytical test of all the ions in the aqueous solution. For example, जैसे कि सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे ये 3 मोल KC है, पोटेशियम साइनाइड प्लस ये 1 मोल आयरन साइनाइड
या ये फेरिक साइनाइड लिया FeCN होल थ्राइस, ये 3 मोल KCl मैंने लिया और 1 मोल फेरिक साइनाइड लिया। अब ये दोनों मिला के मैंने यहाँ पे बना दिया ये K3FeCN होल 6 ये कॉम्प्लेक्स बना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पे इनफैक्ट ये आयनाइज होकर आपको देगा क्या, अगर आप इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आपको देके जाएगा 3K प्लस ये आपको देके जाएगा ये FeCN होल 6 और इस पे चार्ज होगा यहाँ पे ये -3 चार्ज होगा, ये आपको देके जाएगा। एंड फर्दर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप देखो क्या मिलेगा आपको कि इनफैक्ट अगर आप इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होता। करने का मतलब ये बिल्कुल बहुत लेस अमाउंट अप टू 1 से लेकर 2% बहुत लेस कॉन्सेंट्रेशन में आयोनाइज होगा, ये फीबली आयोनाइज होगा, मतलब लो आयोनाइज होगा और ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में आयोनाइज होगा, जिसको हम फीबली आयोनाइज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आयरन +3 और साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में नहीं मिलेगा, और साइनाइड आयन का और आयरन +3 का कॉन्सेंट्रेशन जब वाटर में नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ से साइनाइड आयन और आयरन +3 का टेस्ट नहीं आएगा। और इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आयरन +3 और साइनाइड के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और इसके अंदर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन काफी कम है, और ये अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, और इस तरीके से ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे ये आयरन का चार्ज +3 है और ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। आपको पता है कि नॉर्मल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ one type of cation and one type of anion and obtained by the complete neutralization of acid and base और ये एक नॉर्मल सॉल्ट और फिर ये एक नॉर्मल सॉल्ट, ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट कंबाइन किया तो मुझे एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड दिया। अब ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड फीबली आयनाइज हो रहा वाटर के अंदर और अपने आयन का टेस्ट नहीं दे रहा। इस तरीके से ये कहलाएगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये है कॉपर प्लस टू है और इसका रिएक्शन कराया मैंने ये साइनाइड है Cn- साइनाइड है। तो मैं कॉपर+2 रिएक्ट्स विद साइनाइड है, ये आपको देखे जाएगा CuCN होल ट्वाइस, और CuCN होल ट्वाइस जो होता है ये इनफैक्ट अनस्टेबल होता है। CuCN होल ट्वाइस जो होता है इनफैक्ट ये अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने के कारण ये फर्दर क्या होगा कि यहाँ से ये डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करके ये आपको देगा CuCN और प्लस ये आपको देके जाएगा ये Cn होल ट्वाइस, ये Cn होल ट्वाइस साइनोजेन ये आपको देके जाएगा। और यहाँ पे कॉपर पे चार्ज जो है +2 है और ये पूरे Cn होल ट्वाइस पे चार्ज जो है 0 है, और यहाँ कॉपर पे चार्ज जो है इनफैक्ट ये +1 है और Cn पे चार्ज जो है -1 है। ठीक है, ये CuCN होल ट्वाइस अनस्टेबल होता है, फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा Cu+2 और Cn में प्लस Cn होल ट्वाइस। अब क्या देखें ये जो कॉपर है यहाँ पे कॉपर पे चार्ज इनफैक्ट +1 है, और इसके अंदर यदि आप KCN एक्सेस ऐड कर दें, KCN एक्सेस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और ये कॉम्प्लेक्स होगा K3CuCN होल 4, ये एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर आप वाटर में ऐड करेंगे तो आप ये देखोगे कि ये बिल्कुल
अब प्लस या आपको देखे जाएगा ये CuCN होल 4 CuCN होल 4 और इस पे चार्ज होगा ये -3 चार्ज। एंड फर्दर जब ये वाटर में आयनाइज होगा, फर्दर जब ये आयनाइज होगा तो इनफैक्ट क्या होगा कि आप ये देखोगे कि इनफैक्ट यहाँ पे ये फर्दर फीबली आयनाइज होगा, फीबली आयनाइज होगा, ना के बराबर आयनाइज होगा, फीबली आयनाइज होगा, बिल्कुल ना के बराबर आयनाइज होगा। तो हम ये क्या पाते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर फर्दर यदि आप H2S गैस पास करते हैं तो H2S गैस पास करने पे इनफैक्ट यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं आएगा, नो प्रिसिपिटेशन। और पीपीटी नहीं आने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, और अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे इनफैक्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये अपने आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, इस तरीके से परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर ध्यान दें यहाँ पे अगर हम कॉपर की जगह पे यदि हम कैडमियम यूज करते हैं, कॉपर की जगह पे यदि हम कैडमियम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं और कैडमियम का साइनो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कैडमियम के साइनो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ये पाते हैं कि उसके अंदर H2S गैस पास करने पे कैडमियम जो होता है, कैडमियम सल्फाइड का CdS का येलो प्रिसिपिटेट बनाता है, और CdS का येलो प्रिसिपिटेट बनाने का मतलब कैडमियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है टुवर्ड्स H2S गैस इम्परफेक्ट होता है। लेकिन कॉपर का जो साइनो कॉम्प्लेक्स होता है टुवर्ड्स H2S गैस परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, H2S गैस के साथ कोई प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं करता है। H2S गैस के साथ कोई प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं करने का मतलब कि बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। अब आप देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग दो तरह का रेडॉक्स रिएक्शन बताते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एंड इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं, उस दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिएक्टेंट जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विदिन वन मॉलिक्यूल होता है, विदिन वन रिएक्टेंट होता है। अब ये विदिन वन रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो दो तरीके से हो सकता है। इनफैक्ट इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स। एक को आप बोलते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट का एक सिंगल एटम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से होता है। बट डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट के दो अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि इनफैक्ट मैंने गलत लिखा हुआ कि इस कॉपर पे जो चार्ज है, इस कॉपर पे भी जो चार्ज है ये +2 चार्ज है। अब इस कॉपर +2 का देखो यहाँ क्या हो रहा है कि कॉपर +2 से जब ये डिकम्पोज कर रहा है कॉपर +2 से तो कॉपर +1 में आ गया, और ये साइनो जो है साइनाइड जो है -1 से 0 में आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि कॉपर +2 जो है ये कन्वर्ट हो गया कॉपर +1 में, और यहाँ हो गया इसका रिडक्शन, और ये Cn नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो रहा Cn-2 Cn वोल्ट वाइज में, और ये 1 पे -1 है तो 2 पे -2, 1 पे 0 2 पे 0, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है कॉपर वाले रिएक्शन में। तो ये तो हो गया बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो साइनाइड आयन जो होता है एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एंड कॉपर +2 जो है इस रिएक्शन के अंदर कॉपर +2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साइनाइड आयन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस एक रिएक्टेंट के दो अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट का एक ही एटम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करेगा, और ये इनफैक्ट कंपाउंड अनस्टेबल था, डिकम्पोज करके कॉपर प्लस 1 में आया, और कॉपर प्लस 1 के साथ एक्सेस केसीएन डाल दिया तो कॉम्प्लेक्स बन गया। हमें पता है कि when two reactants react with each other and form a complex compound, if one reactant furnishes metal and other reactant furnishes ligand, दो रिएक्टेंट मिलकर फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। जब एक रिएक्टेंट मेटल फर्निशर हो और दूसरा रिएक्टेंट जो लिगेंड फर्निशर हो, तभी जाके फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। वो भी कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब लिगेंड फर्निशर का अमाउंट एक्सेस हो। लिगेंड फर्निशर का अमाउंट एक्सेस होगा तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया होता कि कॉपर प्लस 2 रिएक्शन कर रहा साइनाइड आयन से, तो फाइनली आप ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिख पाओगे। जब तक ये मेंशन नहीं किया जाए कि साइनाइड आयन एक्सेस में है, तब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर मान लो कि ये लिमिटेड अमाउंट में साइनाइड लिखा गया है, तो ये कॉपर प्लस 2 और ये साइनाइड मिलकर ये सॉल्ट बनाएगा और ये सॉल्ट डिकम्पोज कर जाएगा ये कॉपर प्लस 1 में, और ये साइनाइड आयन जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा साइनोजेन में। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट मिलकर फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तभी बनाएंगे जब एक रिएक्टेंट मेटल फर्निशर हो और दूसरा रिएक्टेंट लिगेंड फर्निशर हो, तभी फाइनली जाके ठीक ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। जब लिगेंड फर्निशर का अमाउंट एक्सेस हो, लिगेंड का अमाउंट एक्सेस होगा तब कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने क्या किया कि कॉपर प्लस 2 का रिएक्शन यहां पे कराया साइनाइड आयन से। ठीक है, एक कंपाउंड मिला हमें क्यूप्रिक साइनाइड, एंड क्यूप्रिक साइनाइड अनस्टेबल होने के कारण डिकम्पोज कर दिया कॉपर प्लस 1 में, एंड साइनाइड ऑक्सीडाइज कर दिया साइनोजेन में। और ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर प्लस 2 का हो रहा रिडक्शन एंड साइनाइड का हो रहा ऑक्सीडेशन। फिर मैंने इस कॉपर प्लस 1 के अंदर एक्सेस केसीएन डाला तो कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डाला तो फीबली आयनाइज हुआ। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम H2S गैस पास करते हैं तो H2S गैस पास करने पर हमें कोई प्रिसिपिटेट नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम कॉपर की जगह कैडमियम का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइनाइड आयन से या साइनो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कैडमियम जो होता है, कैडमियम के साइनो कॉम्प्लेक्स में जब H2S गैस पास किया जाता है तो बेसिकली कैडमियम सल्फाइड का हमें येलो प्रिसिपिटेट मिलता है, और कैडमियम का साइनो कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्योंकि वहां पे कैडमियम और साइनाइड के बीच इंटरेक्शन वीक होता है और उस कॉम्प्लेक्स में एप्रिशिएबल डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है, जिसके कारण कैडमियम साइनो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अपने आयन के टेस्ट देते हैं। तो वे कॉम्प्लेक्सेस जो अपने आयन के टेस्ट देंगे, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेकंड कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें। तो देखो जरा होता क्या है कि अगर मान लो कि मैंने ये केसीएन दिया, मान लो मैंने ये कैडमियम सल्फेट दिया, कैडमियम नाइट्रेट दिया, सपोज करो कैडमियम नाइट्रेट लिया, और इसका रिएक्शन अगर हम पोटेशियम साइनाइड से करें तो पहले रिएक्शन जो होगा यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, और ये CdCN होल ट्वाइस प्लस ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 देगा। पहले तो आयन एक्सचेंज इक्वेशन होगा, और आयन एक्सचेंज इक्वेशन के बाद ये आपको देखा गया CdCN होल ट्वाइस। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब बनाएंगे जब एक रिएक्टेंट मेटल फर्निशर हो और दूसरा रिएक्टेंट लिगेंड फर्निशर हो। तो लिगेंड देने वाले का अमाउंट जब ज्यादा होता है तब कॉम्प्लेक्स बनता है। तो मैंने अब यहाँ पे KCN लिमिटेड रखा है, इस कारण से CdCN होल ट्वाइस हो गया। एंड फर्दर यहाँ पे यदि हम
ये CdCN कैडमियम साइनाइड CdCN होल डिवाइस के अंदर यदि ये पोटेशियम साइनाइड KCN एक्सेस यूज कर लेंगे तब जाके यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा K4CdCN होल 4 होगा, K4CdCN होल 4 होगा। एंड फर्दर हम देखेंगे क्या कि जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करने पे ये इनफैक्ट एप्रिशिएबली आयनाइज हो जाता है, CdCN होल 4 2 K+ बाहर निकला है, 4 K+ बाहर निकला है, ये 4 नेगेटिव चार्ज है। एंड फर्दर हम ये पाते हैं कि ये एप्रिशिएबली आयनाइज होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन लिया है, एप्रिशिएबली आयनाइज होता है और ये हमें देके जाता है कैडमियम +2 एंड प्लस ये 4 मोल Cn नेगेटिव दे दिया। एंड फर्दर इसमें हमने क्या किया कि H2S गैस पास किया, तो H2S गैस पास करने पे यहाँ पर हमें CdS कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT मिलता है, कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT मिलता है। और कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT मिलने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन ने अपने आयन का टेस्ट दिया है और अपने आयन का टेस्ट दिया है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है एप्रिशिएबली आयनाइज हुआ है और अपने आयन का टेस्ट दिया है। और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमने क्या देखा कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस वे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में एप्रिशिएबली आयनाइज होकर अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देते हैं और वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस आप उसको बोलोगे कि ना इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस मींस these complexes are relatively less stable, and having appreciable degree of ionization in the aqueous solution, and these complexes can give characteristics analytical test of all the ions in the aqueous solution. These complexes can give characteristics analytical test of all the ions in the aqueous solution. तो imperfect complex के बारे में अगर मैं बोलूं तो these complexes are relatively less stable and having appreciable degree of ionization in the aqueous solution, and these complexes can give characteristics analytical test of all the ions in the aqueous solution. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इनिशियली बोला था कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक को मैंने बोला था डबल सॉल्ट और दूसरे को बोला था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एंड डबल सॉल्ट को मैं बोला था कि डबल सॉल्ट जो होते हैं कंप्लीटली वाटर में आयनाइज हो जाते हैं और अपने आयन का टेस्ट देते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं फीबली आयनाइज होते हैं और अपने आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। एंड फर्दर मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो तरह का होता है, एक परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट। एंड परफेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फीबली आयनाइज होगा, अपने आयन का टेस्ट नहीं देगा, और इम्परफेक्ट के लिए बोल रहा हूँ कि ये एप्रिशिएबली आयनाइज होकर अपने आयन का टेस्ट देगा। तो आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि इनफैक्ट डबल सॉल्ट और इम्परफेक्ट सॉल्ट, डबल सॉल्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होगा। भाई डबल सॉल्ट भी अपने आयन का टेस्ट देता है और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स भी अपने आयन का टेस्ट देता है, तो क्या हम इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स को डबल सॉल्ट बोल सकते हैं या हम डबल सॉल्ट को इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इन दोनों में अंतर है। डबल सॉल्ट इनफैक्ट होता क्या है कि डबल सॉल्ट जो होता है 100% आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एप्रिशिएबली आयनाइज होता है, 100% आयनाइज नहीं होता है। और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देता है,
और डबल सॉल्ट जो होता है, डबल सॉल्ट जो होता है सिंपल कैटायन सिंपल एनायन का टेस्ट देता है। यहां आप देखोगे कि जो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये कैडमियम का, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा। लेकिन जो डबल सॉल्ट होता है वो डबल सॉल्ट जो होता है सिंपल कैटायन सिंपल एनायन का टेस्ट देता है। एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा और किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और एफिशिएंटली आयनाइज होता है। लेकिन जो डबल सॉल्ट होता है कंप्लीट आयनाइज होता है और सिंपल कैटायन सिंपल एनायन का टेस्ट देता है। और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देते हैं और एफिशिएंटली आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज नहीं होते हैं। जबकि डबल सॉल्ट जो होता है 100% आयनाइज हो जाता है। दोनों टेस्ट देते हैं, लेकिन ध्यान है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के टुवर्ड्स देगा और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जबकि डबल सॉल्ट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो डबल सॉल्ट सिंपल कैटायन सिंपल एनायन का टेस्ट देता है, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देता है। जैसे कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर साइनाइड आयन है और कैडमियम प्लस हुए, ये दोनों का टेस्ट है। लेकिन जो डबल सॉल्ट होगा वो सिंपल कैटायन सिंपल एनायन का टेस्ट देगा। तो मैं यहाँ पर कुछ पहले कंडीशन डिस्कस करूंगा प्रिसिपिटेशन का, कि प्रिसिपिटेशन का कंडीशन क्या है। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करेंगे कि इनफैक्ट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है क्या और डबल सॉल्ट है क्या। तो आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर प्रिसिपिटेशन का कंडीशन पढ़ा होगा, वो डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्रिसिपिटेशन का कंडीशन क्या होगा। सपोज करो कि मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ये सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया। तो NaCl का यदि आप एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको Na+ और प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। और बाहर से मैंने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, AgNO3 ऐड कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करने पे ये रिएक्शन हुआ कि सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये आपको देंगे क्या, AgCl प्लस ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और AgCl का यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, AgCl का वहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है, इनफैक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलने का कारण क्या है, क्यों व्हाइट लिक्विड मिला। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड दिया और सोडियम क्लोराइड लेकर वाटर ऐड करके सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो टेस्ट ट्यूब जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट से भर गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट से ये टेस्ट ट्यूब भर गया, AgCl का व्हाइट लिक्विड मिल गया। अब AgCl का व्हाइट लिक्विड मिलने का कारण क्या है, क्या आप देख लो कि यहाँ पे इनफैक्ट क्या होता है कि यदि आप Ag+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और इनटू Cl नेगेटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, Ag+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होगा ये आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये यदि आयनिक प्रोडक्ट यदि Kst से ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से ज्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट, तो इनफैक्ट आपको यहाँ पे AgCl का पीपीटी मिलेगा।
PPT will be formed, PPT will be formed, PPT मिलेगा आपको। और यदि यहाँ पे आपको ये सिचुएशन दिखे कि Ag प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और इनटू Cl नेगेटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये दोनों कम है और Ksp ज्यादा है तो नो पीपीटी, यहाँ पे पीपीटी नहीं मिलेगा, नो प्रिसिपिटेट, जैसा कि आप लोगों ने आयनिक फ्लूइड में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये सिचुएशन बन जाए कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनफैक्ट Cl नेगेटिव, तो ये Ag प्लस और Cl नेगेटिव अगर ये आयनिक प्रोडक्ट यदि Ksp के बराबर हो तो सामने वाला जो सिस्टम जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड सिस्टम होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि यदि हम सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी अगर AgCl का मिल रहा, इसका मतलब ये सिचुएशन है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो Ksp से ज्यादा है, इसलिए पीपीटी मिल रहा। एंड सेकंड थिंग, यदि अगर सिस्टम सॉल्युबल होता पीपीटी नहीं मिलता, इसका मतलब Ksp सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है। और अगर कहीं पे आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू Ksp होता है, इसका मतलब सिस्टम जो होता है सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, और सॉल्यूट उसके अंदर रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो यार यहाँ पे फर्दर मुझे करना क्या है कि इस AgCl से मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है और उस कॉम्प्लेक्स का फर्दर हमें चेक करना है उस कॉम्प्लेक्स को कि परफेक्ट किसके लिए होगा और इम्परफेक्ट किसके लिए होगा। ये व्हाइट पीपीटी मिल रहा, इसका मतलब ये है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है इट इज ग्रेटर देन Ksp है। अब जरा देखेंगे कि सिंपली आप यूं बोलेंगे कि मान लो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कोई आयन पेयर है, जैसे कि मेरे पास A+ है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। अगर ये आयनिक प्रोडक्ट यदि ग्रेटर है Ksp से तो आपको तो पीपीटी मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। और यही सिचुएशन अगर ऐसा आ जाता है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है A+ इनटू ये B नेगेटिव, यदि आयनिक प्रोडक्ट जो है ये अगर कम है और Ksp ज्यादा है तो पीपीटी नहीं मिलेगा, नो पीपीटी, कंपाउंड होगा इनफैक्ट सॉल्युबल होगा। और आयनिक प्रोडक्ट और Ksp दोनों इक्वल होंगे तो बेसिकली सिस्टम जो होगा सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें मैंने ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये मुझे दे के गया AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgCl का व्हाइट पीपीटी दे के गया, प्लस ये दे के गया मुझे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट। अब ये सोडियम नाइट्रेट जो है सॉल्युबल है और यहाँ पे AgCl जो है, AgCl का यहाँ पे व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल रहा है एंड सोडियम नाइट्रेट जो है सॉल्युबल है। वैसे भी हमें पता है कि ऑल द नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये नाइट्रेट सॉल्ट जो है सॉल्युबल है पानी में, इसका मतलब कि सोडियम नाइट्रेट का बेसिकली Ksp जो है आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है और AgCl जो है व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है। इसका मतलब यह है कि इसका इनफैक्ट आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है इसके सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कांस्टेंट से। आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है Ksp से, इसका आयनिक प्रोडक्ट जो है ग्रेटर है Ksp से, जिसके कारण ये प्रिसिपिटेट आउट हो रहा, और इसका Ksp जो है ज्यादा है इसके आयनिक प्रोडक्ट से, जिसके कारण ये सोडियम नाइट्रेट जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है। यदि Ksp ग्रेटर होता है आयनिक प्रोडक्ट से तो कंपाउंड सॉल्युबल होता है, और आयनिक प्रोडक्ट यदि ग्रेटर होता है Ksp से तो इनफैक्ट वो प्रिसिपिटेट होगा। तो यहाँ पे इनफैक्ट आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है Ksp से, जिसके कारण AgCl का हमें व्हाइट प्रिसिपिटेट मिला है। तो हमने किया क्या कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड डाला, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, तो
तो मुझे AgCl का white PPT मिला। अब इस AgCl का white PPT को हम लोग डिसॉल्व कर देंगे इनफैक्ट NH4OH में। तो जरा देखो NH4OH होता क्या है, अमोनिया का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उस अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन को हम लोग NH4OH बोलते हैं। तो अमोनिया को वाटर में डाल देंगे तो ये मुझे देके जाएगा NH4OH। NH4OH ये एक वीक बेस है। इनफैक्ट हमने क्या किया कि अमोनिया को स्टोर किया पानी में। तो स्टोर किया पानी में तो अमोनिया और वाटर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके NH4OH बना लेगा। और NH4OH जो होगा ये अमोनिया फर्निशर होगा और अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनर होगा और ये काम करेगा लाइगेंड की तरह। मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होगा और लाइगेंड होगा एंड कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब लाइगेंड फर्निशर का अमाउंट ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इस AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर हम लोग एक्सेस ऐड कर देंगे NH4OH। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर हम लोग एक्सेस ऐड कर देंगे NH4OH। तो एक्सेस NH4OH डालने पे यहाँ पे आपको ये एक कॉम्प्लेक्स बना के जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस इनटू Cl। AgNH3 होल ट्वाइस इनटू Cl ये कॉम्प्लेक्स बना के जाएगा प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 2 मोल H2। अगर इक्वेशन बैलेंस करना होगा तो आप बैलेंस कर सकते हैं। हमने क्या किया देखिए, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कर लो कि मेरे पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट डाला, व्हाइट PPT बन गया। उस व्हाइट PPT के अंदर एक्सेस NH4OH डाला तो व्हाइट PPT डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन क्लियर हो गया। और डिसॉल्व होने का कारण है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इनफैक्ट ये कलरलेस सॉल्युबल होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है कलरलेस सॉल्युबल होता है। अब मैंने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दिया। सपोज कर लो कि ये 30 ml है, 30 ml है। अब 30 ml में से मैंने क्या किया कि 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में, 10 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में और 10 ml तीसरे टेस्ट ट्यूब में दिया। एंड 30 ml के सॉल्यूशन को मैंने क्या किया कि अलग-अलग रिएजेंट के साथ इसका ट्रीटमेंट किया और अलग-अलग रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो अलग-अलग टाइप का मैंने इसका नेचर देखा। इसका बिहेवियर देखा। तो जरा देखेंगे इनफैक्ट क्या हो रहा कि मैंने सोडियम क्लोराइड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो AgCl का व्हाइट PPT और AgCl का व्हाइट PPT में जब मैं NH4OH डालता हूं एक्सेस तो कॉम्प्लेक्स बनने के कारण AgCl का व्हाइट PPT जो होगा ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैं फर्दर क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैं अलग-अलग 3 टेस्ट ट्यूब में लेगा और 3 अलग-अलग रिएजेंट से ट्रीट किया। 3 अलग-अलग रिएजेंट से ट्रीट किया और 3 अलग-अलग रिएजेंट से ट्रीट करने पे देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स था आपका जो कि कलरलेस सॉल्युबल था। ये AgNH3 होल ट्वाइस N2Cl ये कॉम्प्लेक्स। सपोज क्या कि ये 30 ml था और 30 ml था तो इसको 3 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। 3 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में मैंने इसे डिवाइड कर दिया और एक को ट्रीट किया KBr सॉल्यूशन से और दूसरे को ट्रीट किया ये KBr एक्सेस से और तीसरे को ट्रीट किया मैंने ये पोटेशियम आयोडाइड से PiC। अब देखो ये एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है तो दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली आयन एक्सचेंज होता है और आयन एक्सचेंज होकर फिर एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। आयन एक्सचेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा।
तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने केबीआर सॉल्यूशन डाला तो मुझे कोई पीपीटी नहीं मिला, नो प्रिसिपिटेट, नो प्रिसिपिटेट। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पे एक केबीआर एक्सेस डाला, मतलब केबीआर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे मुझे मिला AgBr लाइट येलो, AgBr लाइट येलो प्रिसिपिटेट, AgBr का लाइट येलो प्रिसिपिटेट प्लस 2 मोल NH3 प्लस ये KCl, ये मिला। अब मैं KI ऐड कर रहा हूँ तो ये पा रहा हूँ कि AgI प्लस ये 2 मोल NH3 प्लस ये KCl मिल गया। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि डार्क येलो पीपीटी बन गया, डार्क येलो पीपीटी बन गया। तो आपने यहाँ पे क्या पाया, देखो कि मैंने ये देखा कि इनफैक्ट ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये AgNH3 ये जो कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम आयोडाइड के साथ Ag का टेस्ट दे रहा, इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड के टुवर्ड्स ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, अगर टेस्ट दे रहा आपने आयन का तो क्या हुआ, परफेक्ट या इम्परफेक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ ये कॉम्प्लेक्स यदि पोटेशियम आयोडाइड के साथ Ag का टेस्ट दे रहा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है पोटेशियम आयोडाइड के टुवर्ड्स इम्परफेक्ट है, अपने आयन का टेस्ट दे रहा। सिमिलरली अगर ये कॉम्प्लेक्स पोटेशियम ब्रोमाइड एक्सेस के साथ Ag का टेस्ट दे रहा, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स जो है इस केबीआर के साथ, ठीक ना, इम्परफेक्ट होगा, केबीआर के टुवर्ड्स इम्परफेक्ट होगा क्योंकि Ag का टेस्ट दे रहा। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स केबीआर सॉल्यूशन के साथ अपने आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है केबीआर सॉल्यूशन के लिए इम्परफेक्ट है। अब ध्यान देंगे होता क्या है कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि इस केबीआर सॉल्यूशन को मैंने ये रिएजेंट A ले लिया और ये केबीआर सॉल्यूशन को रिएजेंट B बोल दिया, दोनों केमिकल सेम है, दोनों पोटेशियम ब्रोमाइड है, बट लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये कॉम्प्लेक्स पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ टेस्ट नहीं दे रहा और केबीआर एक्सेस के साथ टेस्ट दे रहा। तो हम लोग ये देखते हैं कि देयर इज नो शार्प-लाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स जो होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है केबीआर सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब केबीआर सॉल्यूशन के लिए परफेक्ट है और केबीआर एक्सेस के लिए इम्परफेक्ट है और पोटेशियम आयोडाइड के लिए परफेक्ट है। हम लोग क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन पढ़ते हैं, तो सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आप मान लो कि किसी सॉल्यूशन में Ag+ या मान लो कि किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का मिक्सचर है, यदि आप उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालें तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पहले AgI का डार्क येलो पीपीटी बनेगा, क्योंकि AgI का KSP वैल्यू कम होगा AgBr से और AgBr का KSP वैल्यू कम होता है AgCl से। तो अगर आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हो या मिक्सचर लेते हो और उस मिक्सचर के अंदर यदि आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में सबसे पहले AgI का डार्क येलो पीपीटी बनेगा, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का जो KSP होगा सिल्वर ब्रोमाइड से कम होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का KSP वैल्यू जो होगा सिल्वर क्लोराइड से कम होगा, और इसको हम सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे कि from this discussion
the complex compound AgNH3 divided by Cl is perfect towards KBr solution and imperfect towards KBr excess and potassium iodide solution, and hence we can say that there is no sharp-line distinction between perfect and imperfect complexes. परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बीच कोई शार्प-लाइन डिस्टिंक्शन नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स जो है किसी रिएजेंट ए के साथ या किसी रिएजेंट के साथ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे टेस्ट देगा और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे टेस्ट नहीं देगा। मतलब इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है एप्रिसिएबली आयनाइज होता है, कुछ इतना एक्सटेंट में आयनाइज होता है कि अपने आयन का टेस्ट दे सकता है, बट डबल सॉल्ट जो होता है कंप्लीट आयनाइज होता है, 100% आयनाइज होता है और अपने आयन का टेस्ट देता है। लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है अपने आयन का टेस्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये रिएजेंट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बात किया है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट टुवर्ड्स KBr सॉल्यूशन एंड इम्परफेक्ट टुवर्ड्स KBr एक्सेस एंड इम्परफेक्ट टुवर्ड्स पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि अगर आप सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन की बात करेंगे, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड की बात करेंगे, लाइक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड की बात करेंगे, किसी सॉल्यूशन में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में यदि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का मिक्सचर है तो बाहर से सिल्वर नाइट्रेट डालने पे पहले AgI का पीपीटी बनेगा, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का केएसपी कम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड से सिल्वर आयोडाइड का केएसपी कम होता है सिल्वर ब्रोमाइड से एंड सिल्वर ब्रोमाइड का केएसपी कम होता है सिल्वर क्लोराइड से। तो जिस सॉल्ट का केएसपी कम होगा वही पहले प्रिसिपिटेट होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि देयर इज नो शार्प लाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। एक ही कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट भी बोल सकते हैं और इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के टुवर्ड्स टेस्ट दे रहा तो उसके लिए तो इम्परफेक्ट होगा, और वही कॉम्प्लेक्स किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं दे रहा तो उसके लिए जो होगा बेसिकली वो इनफैक्ट उसके लिए जो होगा परफेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि मैंने ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स लिया, तो from this discussion the complex compound AgNH3 divided by Cl is perfect towards KBr solution and imperfect towards KBr excess and perfect towards Ki solution. ठीक है, and hence we can say that there is no sharp line distinction between perfect and imperfect complexes. यहाँ देख लेंगे आप लोग, हम नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट इज ए टाइप ऑफ सॉल्ट, एंड सॉल्ट में हमारा पहला पार्ट जो होता है वो केटायन होता है एंड सेकंड पार्ट जो होता है एनायन होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर भी फर्स्ट पार्ट जो होगा केटायन होगा एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो एनायन होगा। और ये हमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर और आइसोमेरिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ताकि हम किसी कॉम्प्लेक्स के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे या आईपीएससी नेमिंग में कौन सा रूल हमें फॉलो करना होगा या क्या कंडीशन लगाना होगा नेमिंग का, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप देखोगे कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहला पार्ट केटायन होगा एंड सेकंड पार्ट एनायन होगा। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होंगे वो चार कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, चार तरह के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड may be formed by the combination of simple cation complex anion or complex cation simple anion or
कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे कि ये हमारे पास K4Fe6, इसको वाटर में ऐड किया, ये K+ मिला और ये कॉम्प्लेक्स मिला। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है। तो इस एनायनिक पार्ट को यहाँ पे आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है यहाँ पे, और ये जो है आपके पास ये सिंपल कैटायन, ये सिंपल कैटायन है यहाँ पे, सिंपल कैटायन है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट कैटायनिक है और ये पार्ट एनायनिक है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और ये जो है सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। अब यहाँ देखो ये दो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो पहला पार्ट कैटायन है और दूसरा पार्ट एनायन है। ये आगे आपको चार्ज मेंशन करने आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज +2 है, यहाँ पे चार्ज -2 है। ये फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स कैटायन है एंड सेकंड पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सेकंड जो हो गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये +2 कैसे लिख दिया या -2 कैसे लिख दिया। जब हम लोग आईपीसी नेमिंग और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये लिखने आ जाएगा कि भाई +2 और -2 चार्ज कैसे आ रहा है, ठीक ना। नो डाउट सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो पहला पार्ट कैटायनिक है, दूसरा पार्ट एनायनिक है, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट पार्ट कैटायनिक है, सेकंड पार्ट एनायनिक है, फर्स्ट पार्ट कैटायनिक है, सेकंड पार्ट एनायनिक है। ये कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, और ये कॉम्बिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, और ये कॉम्बिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड may be formed by the combination of simple cation complex anion or complex cation simple anion or complex cation complex anion, and complex may be neutral molecule, and complex may be neutral molecule। जैसे आप देखो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास NiCO4 ये न्यूट्रल, यहाँ कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है बाहर, ये न्यूट्रल है। और इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो नो आयनाइजेशन, ये आयनाइज नहीं होगा। और इस तरीके से आप बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड may be formed by the combination of simple cation complex anion or complex cation simple anion or complex cation complex anion, and complex may be neutral molecule। अब देखेंगे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेन कहानी जो है अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक ना। अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक तरह से ये इंट्रो था कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, किसको डबल सॉल्ट बोलेंगे, किसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने टाइप के होंगे, ये मैंने डिस्कस किया। ध्यान रहे एक बार और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि डबल सॉल्ट जो होता है कंप्लीट 100% आयनाइज होता है, बट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं एप्रिशिएबली आयनाइज होते हैं, 100% इनफैक्ट आयनाइज नहीं होते हैं। और अपने आयन का टेस्ट जो होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस का जो टेस्ट होता है वो रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होगा किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ इम्परफेक्ट होगा, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है, या कोई कॉम्प्लेक्स जो होता है किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ टेस्ट दे सकता है और किसी के साथ नहीं दे सकता। तो जिसके साथ वो टेस्ट परफॉर्म करा रहा, इसका मतलब उसके लिए तो इम्परफेक्ट है, और जिसके साथ वो टेस्ट नहीं दे रहा उसके लिए परफेक्ट है। और इस तरीके से हम बोलते हैं कि देयर इज नो साइक्लिक डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब जरा देखें मेन कहानी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब यार देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है और ये लिगेंड का नंबर होता है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज होगा। ये चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव और ये चार्ज का अमाउंट मैंने ये n ले लिया, n अमाउंट ले लिया। यहाँ पे देखो ये जो L है, ये L को हम बोलते हैं लाइगेंड और ये जो X है, इस X को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ लाइगेंड। नंबर ऑफ लाइगेंड बोलेंगे इस X को और यहाँ पे जो M है, ये M जो है, इस M को हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे M को। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो एरिया है, अंदर वाला जो रीजन है, एरिया है, इस अंदर वाले एरिया को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले एरिया को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं और यहाँ पे जो M है, इस M को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं और इस L को यहाँ पे लाइगेंड बोलेंगे और इस L के साथ जो X है, इस X को नंबर ऑफ लाइगेंड बोलेंगे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो एरिया होगा, इस बाहर वाले एरिया को हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, बाहर वाले एरिया को आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले एरिया को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो आयनाइजेशन स्फीयर होता क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर होता है outside region apart from the coordination sphere is called as ionization sphere। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के जो केमिकल स्पीशीज होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं और वो आयनाइजेबल होते हैं और बाहर वाले रीजन को आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले रीजन को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो बाहर वाले रीजन को आप बोलोगे द रीजन अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर वाला रीजन को हम बोलेंगे द रीजन अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन स्फीयर। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर में होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं जनरली नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले रीजन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड बाहर वाले रीजन को आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर में जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो होते हैं जनरली नॉन आयनाइजेबल होते हैं। और यहाँ पे जो M है वो सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पे जो L है वो लाइगेंड है और X जो है यहाँ पे इनफैक्ट नंबर ऑफ लाइगेंड है। तो अगले क्लास से हम लोग इनफैक्ट पूरी कहानी हम स्टार्ट करेंगे लाइगेंड से। और लाइगेंड के बारे में अगर मैं बोलूं तो लाइगेंड जो होता है लुईस बेस होता है, लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है ना, और सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। तो अगले लेक्चर में हम लोग लाइगेंड के बारे में पढ़ेंगे, लुईस बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक बार आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनफैक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था उसको एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि जब हम लाइगेंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा एटम डोनर होगा, ठीक है, और कौन सा एटम डोनर नहीं हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो वही एटम डोनर होगा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लाइगेंड और टाइप्स ऑफ लाइगेंड। ठीक है, तो एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है और लाइगेंड होता है और लाइगेंड के कुछ नंबर होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले एरिया को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं और बाहर वाले एरिया को आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और आयनाइजेशन
आयनिशन स्फीयर का मतलब हो गया द रीजन अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द रीजन अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आउटसाइड रीजन अपार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज आयनिशन स्फीयर। जो आयनिशन स्फीयर में होते हैं आयनाइजेबल होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं वो जनरली नॉन आयनाइजेबल होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक ना। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड की और लिगेंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख के आएंगे और अगला वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात करेंगे।